हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज में हम 2024 के नए सिलेबस में जितने भी नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं उनको हम लगातार तरीके से जो है कवर कर रहे हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इस सीरीज में ये जो नए सिलेबस के ये जो नए टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं उस सीरीज में ये लेक्चर नंबर 13 है। तो अगर इससे पहले के 12 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो उनको डेफिनेटली आप देखिए। उसमें से कोई लेक्चर आधे घंटे का भी है, कोई लेक्चर 1 घंटे का भी है। मैक्सिमम 1 आवर से ज़्यादा का कोई भी लेक्चर नहीं है। बहुत कम समय में आराम से 3 से 4 दिन के अंदर आप बहुत ही आराम से सारे 12 के 12 लेक्चर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स देने जा रहे हो 2024 में और बिना नए टॉपिक्स को प्रिपेयर करके आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिस्क जो है बना रहेगा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को यहां पर डिस्कशन में ले रहा हूं, अभी लिखूंगा, इस पे आएगी बारी उसकी भी, जो बेसिकली दोस्तों कवर होता है यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 हमारी पॉलिटी संबंधित होती है। तो यूनिट नंबर 5 में एमपी के रेफरेंस में एक टॉपिक है, हिंदी में कहते हैं मध्य प्रदेश में सुशासन, यानी कि गुड गवर्नेंस इन एमपी। तो सुशासन क्या है कि जब हम अच्छी तरीके से गवर्नेंस करते हैं, अच्छी तरीके से शासन को अंजाम देते हैं, उसी को हम गुड गवर्नेंस बोल देते हैं, सुशासन बोल देते हैं, है कि नहीं। अब गुड गवर्नेंस के अंदर मुद्दा ये बना कि हमको पढ़ना क्या क्या है, तो वो मैं जरा आपको यहां पर लिख के बताता हूं कि इस टॉपिक के अंदर आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है। तो उसको आप थोड़ा सा यहां पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो देखो भाई, गुड गवर्नेंस का मतलब, अगर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी तरीके से समाज का भला कर रही है, किसी भी तरीके से क्या भला कर रही है, समाज का, सोसाइटी का भला कर रही है, चाहे वो कानून की क्षेत्र में कर रही हो, चाहे वो भला गरीबों के लिए कर रही हो, या वो भला हमारी सरकार हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य क्षेत्र में कर रही हो। तो गवर्नेंस शब्द का मतलब ही है कि सरकार जिस तरीके से काम करती है उसी चीज को हम गवर्नेंस यानी कि शासन कहते हैं। तो जब सरकार अच्छी तरीके से काम करे, नई योजनाओं को लेके आए, नए तरीके से डिजिटलाइजेशन का यूज करे। आज के ज़माने में गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा मतलब ही यही है कि आपका स्टेट कितना ज़्यादा डिजिटल है, कितना वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन है, कितना वहाँ पर आधुनिकीकरण है। तो ये सब चीज़ें जब रहती हैं तभी आपका स्टेट गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन के रास्ते पर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, उसी के संबंध में मैं आज आपके लिए क्या क्या लेके आया हूं वो मैं अब आपको दिखाना शुरू करता हूं, ठीक है। तो मैं आपके लिए इस टॉपिक में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूं, ताकि आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो ये बात सोचने में कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले जो स्क्रीन है उसको समझ लीजिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024, इसी के लिए हम इस वीडियो में आए हैं। न्यू टॉपिक्स की ये सीरीज चल रही है, उसमें लेक्चर नंबर 13 है और टॉपिक का नाम गुड गवर्नेंस इन एमपी, मध्य प्रदेश में सुशासन है। तो हर स्लाइड पर आपको ये हेडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले, लेक्चर को पढ़ाने से पहले हमारा ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक के रेफरेंस में आज का हमारा ये लेक्चर होने वाला है। तो बीच बीच में जहाँ जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, जहाँ जहाँ से मैंने डेटा निकाला है, वो सारी सोर्सेज भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली आप ये समझ लीजिए कि मेरे जितने भी लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर डाले हैं आज तक, वो सारे के सारे लेक्चर्स गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पर ही आधारित होते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं बुक्स को रेफर करता हूं जो बुक्स हजारों लोगों ने पढ़ ली हैं और जग जाहिर उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो साबित है। अन्यथा गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स निकालती है, ज़्यादातर उसके ऊपर बेस्ड ये कंटेंट यहाँ पर प्रिपेयर्ड है। तो रिसेंटली दोस्तों इस पूरे टॉपिक में गवर्नेंस डेवलपमेंट, सॉरी, गुड गवर्नेंस, सुशासन की बात लगातार हो रही है। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, जिस रिपोर्ट के नाम में ही कौन सा शब्द था, जिस रिपोर्ट के नाम में ही सुशासन, हिंदी में भी इसको सुशासन कहा गया
और अंग्रेजी में भी इस रिपोर्ट के नाम में सुशासन ही था, गुड गवर्नेंस नहीं था। अब इस रिपोर्ट का पूरा नाम आइए सुन लेते हैं। पूरा नाम क्या है रिपोर्ट का? मध्य प्रदेश सुशासन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हिंदी में क्या है? मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट। ये उस ऑफिशियल रिपोर्ट का नाम है जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से इंटरनेट पर अपलोड की गई है। अगर आप गूगल पे सिर्फ इस रिपोर्ट का नाम डाल दोगे तो आपको बाकायदा एक वेबसाइट मिल जाएगी जहां पर क्लिक करते ही डायरेक्ट ये पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी और आप चाहो तो इस पूरी रिपोर्ट को अपने लेवल पर स्टडी कर सकते हो। इससे बेहतरीन रिपोर्ट या इससे बेहतरीन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई नोट्स नहीं है गुड गवर्नेंस इन एमपी इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि सरकार ने खुद ही अपनी तरफ से रिपोर्ट जारी की हुई है सुशासन की, तो आपको तो भटकने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इस लेक्चर में क्या किया है, इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ लिया है और इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जितने भी इसमें 70 के आसपास या 80 के आसपास जितने भी इसमें पेज थे, सारे पेज पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में घुमा फिरा के, वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बना लिए हैं। आपको बस इनको समझना है, सॉल्व करना है, याद करना है, कहानी खत्म। लेकिन आप खुद भी चाहो तो पूरी पीडीएफ, पूरी रिपोर्ट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं अपनी रिसोर्सेज को बिल्कुल भी छुपाता नहीं हूं, ना हाइड करता, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको मेरा पढ़ाना अच्छा ना लगे, आप डायरेक्टली जाके उस सोर्स को पढ़ना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत लगेगी तो मेहनत करना उसको पढ़ने में, समझने में, और अगर मेहनत नहीं करनी है तो ये लेक्चर देख लो, यहां पर आपका काम हो जाएगा। अब सुनिए क्या है कहानी। मध्य प्रदेश सुशासन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का फर्स्ट एडिशन यानी कि पहला संस्करण, यानी कि इस रिपोर्ट को सबसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन सुनिए, 4 अप्रैल 2024, 4 अप्रैल 2023, 4 अप्रैल 2022 या 4 अप्रैल 2021। तो विकल्प से ये तो समझ में आ गया है कि आंसर जो भी होगा, तारीख तो 4 अप्रैल है। अब साल का चुनाव हमको करना है। आप अपने मन में अपना जवाब जरूर देख सकते हैं, इस वीडियो को देखते हुए जरूर दीजिएगा जवाब। इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वो है 4 अप्रैल 2022। जी हां दोस्तों, 4 अप्रैल 2022 को सबसे पहली बार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मध्य प्रदेश सुशासन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट का फर्स्ट एडिशन, पहला संस्करण जो है लॉन्च किया गया था। तो तारीख आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न यहां पर देखें कि जब इस रिपोर्ट का फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ तो 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ, ये तो हमने याद कर लिया। लेकिन इसको लॉन्च किया किसने था? क्या डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्च किया था? क्या शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था? क्या कमलनाथ जी ने लॉन्च किया था? या मंगू भाई, छगन भाई पटेल ने लॉन्च किया था? अब लाजमी सी बात है, 4 अप्रैल 2022, तब तो डॉक्टर मोहन यादव का कोई वहां पर तब तो प्रावधान बनता ही नहीं है, क्योंकि तब तो वो सीएम थे ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। कमलनाथ जी 2022 में ये भी नहीं थे, ये भी ऑप्शन हट गया। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, क्योंकि मंगू भाई, छगन भाई पटेल की मौजूदगी एज अ गवर्नर, राज्यपाल के तौर पे थी, और शिवराज सिंह चौहान। तो हमको यहां से जो है विकल्प चुनना है। तो दोस्तों जो इसमें सही जवाब है वो है शिवराज सिंह चौहान। जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उनकी मौजूदगी में उनके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। ओके, तो तारीख भी पता चल गई और किसने इस रिपोर्ट को जारी किया था, मध्य प्रदेश की सुशासन रिपोर्ट। शॉर्ट में याद रखने के लिए एक काम करते हैं, हम इस रिपोर्ट को सिंपल बोलते हैं मध्य प्रदेश सुशासन रिपोर्ट, खत्म। ठीक है, अब क्या मुद्दा है, कब लॉन्च की गई, किसने लॉन्च की, आपने समझ लिया। लेकिन इस रिपोर्ट को कहां लॉन्च किया गया था, यह भी तो जानना जरूरी है। तो क्या इसको इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था? क्या इसको विधान भवन भोपाल में लॉन्च किया गया था? क्या इसको कन्वेंशन सेंटर इंदौर में लॉन्च किया गया था? या फिर इसको संस्कृति भवन भोपाल में लॉन्च किया था? जो आपको अंग्रेजी में नाम दिख रहे हैं वो नाम अंग्रेजी में ही है, ठीक है, और जो नाम आपको हिंदी में दिख रहे हैं वो हिंदी में ही है। भवनों के जो नाम होते हैं उनका अनुवाद या ट्रांसलेशन नहीं होता, वो जो उनका ओरिजिनल नाम होता है उसी पर आधारित रहता है। तो दोस्तों हमको ऐसा लग सकता है कि मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है, सीएम साहब लॉन्च कर रहे हैं,
तो मध्य प्रदेश के ही किसी स्थान पर लॉन्च की होगी। बस यहीं पर व्यक्ति फंस जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस रिपोर्ट को जो लॉन्च किया गया था वो यहां लॉन्च किया है, इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। क्योंकि जब मैं उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके पढ़ रहा था तो मैंने भी देखा, मैंने कहा जी हाँ ये बहुत अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बन रहा है, काफी कंफ्यूज कर सकता है। तो इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में इस रिपोर्ट को शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। अब ये वापस से वही वाली रिपोर्ट का नाम है। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये देख लिया इस रिपोर्ट को कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया और कहां पर लॉन्च किया। अब मुद्दा है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इस रिपोर्ट को बनाने में कौन से इंस्टीट्यूट का हाथ है, कौन से संस्थान का हाथ है, आइए देखते हैं। क्या ये कृषि विद्यालय है, विश्वविद्यालय है जबलपुर का, या ये डीएवीवी इंदौर, या फिर ये भोपाल का एमएनआईटी है, या फिर ये भोपाल का एआईजीजीपीए है। ये सारे संस्थानों के नाम है, यूनिवर्सिटीज के नाम है। तो दोस्तों इनमें से किस इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को बनाने में मदद करी है। इनफैक्ट जब आप इस रिपोर्ट का नाम सर्च करोगे तो इसकी जो पीडीएफ डाउनलोड करने की मैं बात कर रहा था वो आपको इसी में से किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड होगी। तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जस्ट इन केस अगर आपको इसका नाम नहीं पता है तो याद रखिएगा, यहां पर ए का मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी, आई का मतलब है इंस्टीट्यूट, जी का मतलब है गुड गवर्नेंस और पीए का मतलब है पॉलिसी एनालिसिस। ये अंग्रेजी का ही नाम है, इसका भी हिंदी में अनुवाद ना करिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस भोपाल। तो ये भोपाल में स्थित एक इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन के नाम में ही शब्द है भैया गुड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन। तो इनसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कौन सा हो सकता है इस सुशासन की रिपोर्ट को बनाने के लिए, आप बताइए। तो इसीलिए जो सही आंसर है वो है एआईजीजीपीए भोपाल, और इन्हीं की वेबसाइट से आपको इस रिपोर्ट की ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड होगी, जिसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये आज के हमारे इस लेक्चर का, ठीक है। आगे प्रस्थान करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बन रहा है यहां पर, अगला देखें। वापस से वही रिपोर्ट आ गई, मध्य प्रदेश की सुशासन रिपोर्ट। कब लॉन्च हुई, 2022 में, 4 अप्रैल 2022 को। अब यह पूछा जा रहा है कि इस पूरी रिपोर्ट को टोटल कितने भाग में बांटा है और टोटल कितने अध्याय में बांटा है, यानी कि हाउ मेनी पार्ट्स एंड हाउ मेनी चैप्टर्स। क्या 25 पार्ट और 12 चैप्टर, क्या 15 भाग और 10 अध्याय, क्या 10 भाग और 15 अध्याय, क्या 5 भाग और 12 अध्याय। तो इनमें से सही आंसर क्या है, वो पूछ रहा है आपसे कि कितने पार्ट्स और चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तब भी उसमें पढ़ते हैं ना कि कितने भाग हैं, कि भैया 25 भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो जब भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है तो उसमें इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो क्या है कि मध्य प्रदेश सुशासन रिपोर्ट में 5 पार्ट और 12 चैप्टर, अर्थात 5 भाग और 12 अध्याय हैं। अब किस पार्ट में क्या लिखा है ये पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ओके। इसको आप याद करोगे तो हाउ मेनी पार्ट, 5 पार्ट्स एंड 12 चैप्टर्स। दोस्तों उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट लिखा हुआ है और अभी मैं आपको इस एक्ट का मीनिंग भी बताऊंगा। दोस्तों इस एक्ट को अंग्रेजी में कहा जा रहा है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, शॉर्ट में PSGA, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। हिंदी में दोस्तों इसको कहते हैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम। अब ये एक्ट बेसिकली पता है क्या करता है, जो भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं ना, लोक सेवाएं, मतलब जनता को जो सेवाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, तो कभी कभार विभागों में गलती होने की वजह से वो सेवाएं नागरिकों को मिल नहीं पाती हैं। तो लेकिन क्वेश्चन क्या है, हाँ, कि वो भारत का कौन सा पहला स्टेट है, कौन सा पहला राज्य है जिसने ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बनाया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना वो हमारा मध्य प्रदेश है। अब इस एक्ट से होगा क्या
कि नागरिकों को जो भी सेवाएं मिलनी चाहिए अब वो गारंटी के साथ कानूनी रूप से सरकार उनको उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि एक्ट का नाम ही है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, कि पब्लिक को सर्विस गारंटी के साथ दिलवाई जाएगी। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसने मध्य प्रदेश की तरह ये एक्ट बनाया था। एमपी पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने इस एक्ट को अंजाम तक पहुंचाया है। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, जनता को सर्विसेज दिलवा रहे हो और वो भी गारंटी के साथ दिलवा रहे हो, तो इससे बेहतरीन गुड गवर्नेंस, इससे बेहतरीन सुशासन क्या हो सकता है भला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए, सुशासन का जो सीमा है वो सिर्फ स्वास्थ्य से या पब्लिक सर्विसेज तक ही सीमित नहीं है। जब हम अपने राज्य को, अपने स्टेट को कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में बेहतरीन बनाते हैं, तो वो भी एक गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन के ही दायरे में आता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक अवार्ड होता है जिसे हम कहते हैं कृषि कर्माण अवार्ड। क्या कहते हैं? कृषि कर्माण अवार्ड। तो कृषि कर्माण अवार्ड कब दिया जाता है? जब कोई स्टेट, जब कोई राज्य फूड ग्रेन्स यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइप के अनाज में बहुत ज्यादा प्रगति करता है, बहुत ज्यादा उत्पादन करता है, तब उसको एप्रिशिएट करने के लिए उस राज्य को हम क्या देते हैं? कृषि कर्माण अवार्ड देते हैं। भारत सरकार के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा इस देश में मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश ने कृषि कर्माण अवार्ड कितनी बार जीता है? 6 बार, 7 बार, 8 बार या 9 बार? तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है 7 टाइम्स। 7 कॉन्जिक्यूटिव, 7 बार लगातार मध्य प्रदेश ने कृषि कर्माण अवार्ड जीता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं सरकार के अच्छे काम को भी ये दर्शाता है। इसीलिए हम इसको गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन के दायरे में रखते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। अब ये जो कृषि कर्माण अवार्ड है, ये यहां पर आज आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो, ये सब कुछ मध्य प्रदेश की उसी सुशासन की रिपोर्ट को डाउनलोड करके वहीं से बनाए गए हैं। चप्पा चप्पा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी वहां से बाहर नहीं रखा है, ताकि हम अपने टॉपिक के दायरे में रहते हुए प्रश्नों को कर सकें। अब दोस्तों मुझे एक बताइए, मध्य प्रदेश राज्य में एक सीएम हेल्पलाइन चलती है, तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। मैंने इस हेल्पलाइन को यूज करके देखा मेरी समस्या के लिए। बिजली संबंधित मेरी एक समस्या थी, मीटर संबंधित मेरी एक समस्या थी, मुझे इसका लाभ नहीं मिल पाया, मुझे इसका समाधान नहीं मिल पाया। लेकिन मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने इस हेल्पलाइन को उपयोग किया और अपने एक से एक काम उन्होंने करवाए। तो नागरिकों के लिए सीएम हेल्पलाइन जो कि 181 डायल करते हैं तब लगती है, तो इससे लोगों को बहुत हेल्प मिली है। दोस्तों आज के टाइम पे आप 181 अगर अपने मोबाइल से डायल करेंगे तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली सीएम हेल्पलाइन नहीं लिखा आएगा, विमेन डिपार्टमेंट, डोमेस्टिक अब्यूज, महिला उत्पीड़न डिपार्टमेंट लिखा आएगा। तो उसको देख के आप डर के फ़ोन मत कट कर दीजिएगा, मैंने ये गलती करी थी। वो एक्चुअल में सीएम हेल्पलाइन ही है, ना जाने उस पर कैसे वो गलत नाम लिखा आता है। तो सीएम हेल्पलाइन 181, इससे बेहतरीन कोई उदाहरण हो नहीं सकता गुड गवर्नेंस का, कि कितने अच्छी तरीके से सरकार ने अपने काम को अंजाम तक पहुंचाया। तो ये सीएम हेल्पलाइन का नंबर तो आपको पता है, ये तो पूछेगा नहीं एग्जाम में। ये जरूर पूछेगा कि इसको लॉन्च कब किया गया था, 2013, 14, 15 या 16। तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आइए देखें, मध्य प्रदेश पुलिस के कौन से ऐप को, मध्य प्रदेश पुलिस के कौन से मोबाइल ऐप को नेशनल डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया मध्य प्रदेश पुलिस का। वो कौन सा ऐप है? बेसिकली जो भी ऐप यहां पर आंसर निकल के आएगा, इस ऐप की खासियत क्या है कि ये जो ऐप है
ये किसी भी केस, किसी भी मुकदमे से संबंधित, किसी भी कार्यवाही से संबंधित सारे डेटा को डिजिटली एक जगह पर स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से केस को सॉल्व कर पाना आसान हो जाता है और तेज हो जाता है। अब वो बात अलग है कि पुलिस उसको सॉल्व करना ही ना चाहे तो वो कितना भी तेज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है और पुलिस सच में आपकी मदद करने को तैयार है तो इस ऐप के माध्यम से केस का जो निपटारा है वो बहुत जल्द से जल्द जो है हो जाता है दोस्तों। तो इस ऐप का नाम क्या है, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के इस ऐप का नाम क्या ई सतर्कता है, क्या ई न्याय है, या ई विवेचना है, या ई सुशासन है? तो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है पहली दफा में, लेकिन दोस्तों इसका सही मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ई विवेचना। ठीक है, ई विवेचना नाम का एमपी पुलिस का ये ऐप है जिसे नेशनल डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हर वीडियो में मैं आपसे पूछता हूं, और कृपया करके जब आप YouTube के कमेंट सेक्शन में उसको वीडियो के नीचे टाइप करें तो क्वेश्चन का इस तरीके से या आंसर लिख के इस तरीके से टाइप करिएगा ताकि समझ में आए कि आपने क्या जवाब दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करके आप लिखिएगा। और प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये है कि मध्य प्रदेश को लगातार 7 बार कृषि कर्माण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अच्छी बात है, लेकिन कृषि कर्माण अवार्ड जो है ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। तो कृषि कर्माण अवार्ड की शुरुआत किस सन में की गई थी? आपको ये कमेंट में टाइप करके बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ई विवेचना ऐप का नाम हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो है हमसे क्या कह रहा है। ये भी दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है। शॉर्ट में इसको कहते हैं मैप आईटी। क्या कहते हैं? मैप आईटी। अब ये क्या है मैप आईटी? देखिए, मैप आईटी बेसिकली एक तरीके का संस्थान है। मैप आईटी क्या है? बेसिकली एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, एक तरीके का संस्थान है। ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म जान लेते हैं। आइए, इसकी फुल फॉर्म इसकी सेम रहेगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, बिकॉज इसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक संस्थान है दोस्तों, और ये संस्थान कहां पर आधारित है, कहां पर बना हुआ है? तो ये संस्थान भोपाल में बना हुआ है। ठीक है, और इस संस्थान का काम क्या है कि मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसको बढ़ाया जाए, इसके इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। ये संस्थान का टारगेट है। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1996 में हुई, क्या 1999 में हुई, क्या 2005 में हुई, क्या फिर 2010 में हुई? दोस्तों ये काफी पुराना संस्थान है और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इस आंसर को आप याद रखिएगा। नाम क्या है संस्थान का? मैप आईटी। और उद्देश्य क्या है इसका? कि मध्य प्रदेश के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। ठीक है, और सीधी सी बात है दोस्त, जब आप अपने प्रदेश में टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे, आईटी का प्रयोग करोगे, तो जो शासन करने का तरीका है वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, इंपैक्टफुल हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये भी एक गुड गवर्नेंस इन एमपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमसे कहता है, यहां पर दोस्तों मैं आपसे एक पॉलिसी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? पॉलिसी। चिंता मत करिए, मैं आपको कोई पॉलिसी बेच नहीं रहा हूं। यहां पर एक पॉलिसी की बात करूंगा। इसको बेसिकली मध्य प्रदेश की साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी कहा जाता है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति। अब ये नीति बहुत ज्यादा घनी इंपॉर्टेंट है, घनी इंपॉर्टेंट है साहब। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नीति क्या करवाती है? ये नीति मध्य प्रदेश में इनोवेशन को बढ़ावा देती है, नवाचार को बढ़ावा देती है, इनोवेशन को बढ़ावा देती है, इनोवेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। इतनी बात समझ में आई?
पीछे जो मैप आईटी नाम का संस्थान था वो मध्य प्रदेश में किस चीज को बढ़ावा देता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज्यादा यूज को बढ़ावा देता है। और यहीं पर जो ये पॉलिसी है ये किसको बढ़ावा देती है? तो मध्य प्रदेश में नवाचार को अर्थात इनोवेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये नीति आई कब थी? मुद्दा ये है 1 अप्रैल 2023, 15 दिसंबर 2023, 1 अप्रैल 2022 और 26 दिसंबर 2022। यहां पर व्यक्ति 1 अप्रैल को देख के कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष की फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, परंतु दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो क्या है? 26 दिसंबर 2022। ठीक है, तो मैप आईटी को किस सन में लॉन्च किया गया? 1999। और ये जो नवाचार नीति है, इनोवेशन पॉलिसी, इसे कब लॉन्च किया गया है? 26 दिसंबर 2022 में। ओके, चलिए, तो दोनों के अपने अलग अलग काम थे, दोनों के उद्देश्य मैंने आपको बता दिए हैं, तो दोनों में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं जो ये सुशासन रिपोर्ट के अंदर मैंने पढ़ी थी। दोस्तों इसका नाम है स्वान। क्या नाम है इसका? स्वान। स्वान बेसिकली क्या है? ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी दफ्तर है ना, पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन सभी को इंटरनेट से एक नेटवर्क पे कनेक्ट करने का तरीका है। इस तरीके को मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या नाम दिया है? स्वान। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये कंप्यूटर का अपना एक शब्द है, थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर लूं। आपने कंप्यूटर में लैन पढ़ा होगा। लैन से बड़ा एक शब्द होता है वैन, और वैन से बड़ा भी एक शब्द होता है मैन। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक बिल्डिंग को एज्यूम कर लो, आप एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले लो। उस बिल्डिंग में मान के चलो 50 कंप्यूटर हैं और वो सारे के सारे 50 कंप्यूटर एक सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, तो हम उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? लैन बोल देंगे। ठीक है, वहीं पर फिर हम बात करते हैं वैन। वैन का मतलब क्या हो गया? वैन का मतलब आप एक समझ लो, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बहुत सारे घर हैं और उस घर में कम से कम 200-250 कंप्यूटर हैं, तो उन सभी को एक नेटवर्क पे कनेक्ट करना ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर दोस्तों एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मैन। इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा शहर एक नेटवर्क पे कनेक्टेड है, तो उसको हम मैन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो स्वान है वो किसका एग्जाम्पल है? वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक हुआ। अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो स्वान है इसको लॉन्च कब किया था? 2008, 2010, 2014 या 2019? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 2008 में स्वान को लॉन्च किया गया था और ये लागू हुआ था 2009 से। बहुत सी जगह पे यही मान लिया है कि 2008 में लॉन्च हुआ और 2008 में लागू हो गया, लेकिन कहीं कहीं जगह पर यह भी लिखा है कि 2009 में ये लागू हुआ था। हालांकि खैर ये तो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो स्थापना पूछेगा। तो स्वान की स्थापना कब हुई है दोस्तों? 2008 में हुई है। इसको आपको याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनको इंटरनेट या नेटवर्क से कहें कि जोड़ने का एक प्रयास है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया आप मध्य प्रदेश में एक बेहतर सुशासन की बात कर रहे हो, मध्य प्रदेश में सड़कें खराब हैं, तो क्या मजा आएगा? नहीं, सड़क तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉस। कहते हैं अगर कहीं पर अच्छी सड़क बन जाए तो उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। अफ्रीका के बहुत सारे देश नॉन डेवलप्ड थे या अंडर डेवलप्ड थे या डेवलप्ड थे ही नहीं। जैसे ही वहां पर सड़कें बनाई गई घने घने जंगलों तक, तो डेवलपमेंट फटाक से चालू हुआ, बिकॉज जब तक वहां पर कोई चीज पहुंचेगी ही नहीं तो डेवलपमेंट की बात क्या कर रहे हो आप? तो सड़क से बड़ा तो अच्छा सुशासन का कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता साहब। मध्य प्रदेश के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, अर्थात मध्य प्रदेश के अंदर सड़क से संबंधित जो भी जानकारी है उसके बेहतर प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। उसका नाम आपसे यहां पर पूछता है, क्या इसका नाम रिक्स, रिट्स, रिम्स या RICS? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है RIMS। RIMS का नाम है, फुल फॉर्म सुन लीजिए,
ये मध्य प्रदेश के द्वारा बनाया गया सिस्टम है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश की सड़कों का प्रबंधन कर पाती है, मैनेजमेंट कर पाती है। फुल फॉर्म बन जाएगी रोड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। आगे ऐसा ही एक और संबंधित प्रश्न आएगा, लेकिन वो स्वास्थ्य सेक्टर से होगा, वहां पर भी कुछ इसी प्रकार की फुल फॉर्म बनेगी। तो रोड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि रिम्स, इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जरा यहां पर हम लोग देखें तो समझते हैं। दोस्तों सुनिए, जब भी कोई डेवलपमेंट का काम करना है, कोई नई बिल्डिंग बनानी है, या जब भी बड़े बड़े सेक्टर चलते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के जब भी प्रोजेक्ट चलते हैं, तब उसमें काफ़ी सारे पेड़ हमको काटने पड़ते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, या वहाँ से सड़क निकालने के लिए, या वहाँ पर कोई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, तो पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं। अब पेड़ वगैरह काट रहे हैं तो ये सारा मुद्दा किसके अंडर में आता है? आप जरा बताइए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं सारे पेड़। तो हमें अगर कोई भी डेवलपमेंट का काम करना है, या किसी कंपनी को अगर कोई भी डेवलपमेंट का काम करना है और उसके लिए उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है, तो जितनी जल्दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वन विभाग जितनी जल्दी परमिशन देगा, वो विकास का काम उतना जल्दी ही चालू हो पाएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फटाफट ऑनलाइन अप्रूवल लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया? क्या समझ में आया आपको? मध्य प्रदेश के वन विभाग से फटाफट अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन लेवल पर कौन सा प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया है? क्या इसका नाम वन अधिकारी पोर्टल है? क्या इसका नाम फॉरेस्ट एनओसी है? क्या इसका नाम फॉरेस्ट सेवा पोर्टल है? क्या इसका नाम वन विकास एनओसी है? तो दोस्तों इसका नाम है फॉरेस्ट एनओसी। क्या नाम है? फॉरेस्ट एनओसी। इस प्लेटफॉर्म, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन परमिशन मिल सकती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, आपके पास सारे प्रूफ हैं, तो आपको वन विभाग ऑनलाइन अप्रूवल दे देगा और आपका काम फटाफट चालू हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है, बहुत जितने प्रश्न संभव थे वो सब मैं आपके लिए यहां पर बना के लाया हूं। दोस्तों अगला प्रश्न ये कहता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुशासन बनाने के लिए, गुड गवर्नेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? पोर्टल शब्द जब भी आए दोस्तों, तो पोर्टल का मतलब होता है किस वेबसाइट को लॉन्च किया है जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुशासन को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहां पर क्या है? ऑप्शंस हैं एमपी ई जिला पोर्टल, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, ई जिला प्रशासन पोर्टल, या जिला ई सुशासन पोर्टल। तो दोस्तों जो इसमें सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, और इसको शुरू किया गया था सन 2012 में। और आपको कमेंट सेक्शन में क्या क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारत सरकार ने कृषि कर्मण अवार्ड को कब चालू किया था। ठीक है, यहां पर जिला स्तर पर सुशासन लाने के लिए, गुड गवर्नेंस लाने के लिए एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल विच वाज स्टार्टेड इन 2012। नाउ अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, दोस्तों आप सभी लोगों ने समग्र वेबसाइट का नाम सुना होगा, है ना? समग्र पत्र, समग्र वेबसाइट, समग्र आईडी आपने नाम सुना होगा। एमपीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, समग्र आईडी मांगते हैं, है ना? तो समग्र पोर्टल क्या है दोस्तों? देखिए समग्र पोर्टल बेसिकली मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, ये किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं उसकी भी समग्र आईडी बनती है, और हर नागरिक की अपनी खुद की भी समग्र आईडी बनती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सिटीजन्स की पहचान के लिए बनाया है इसको। किसके लिए बनाया है? पहचान के लिए बनाया है। आपको बाकायदा एक समग्र आईडी दी जाती है, और वही समग्र आईडी बेसिकली आपकी पहचान है। जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर आपकी पहचान है, ऐसे ही आपकी समग्र आईडी आपकी पहचान है। तो जब भी सरकार ऐसी कोई सेवा चालू करती है जहां पर उस व्यक्ति के खाते में पैसा जमा करवाना है, या उस व्यक्ति को किसी योजना के अंदर में लाभ पहुंचाना है, तब इस समग्र आईडी से उस व्यक्ति की पहचान होती है, और डायरेक्ट जो
बेनिफिट है उस योजना का वो सीधे उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। तो बहुत अच्छी पहल है ये, है ना। और बिना समग्र आईडी के अब तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाते हो। तो ये जो समग्र नाम का जो पूरा पोर्टल है, जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी वेबसाइट है, ये कब लॉन्च की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने? दोस्तों प्रश्न बन गया है ये, क्या 2011 में या 2012 या 2013 या 2014? तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है सन 2014 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समग्र पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और समग्र पोर्टल कैसे काम करता है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मत लिख के आ जाना कि समग्र पोर्टल या समग्र आईडी एमपीपीएससी का फॉर्म भरने में काम आती है, नहीं। जो पूरा बताया उसको फॉलो करिए कि कहां पर किस योजना के लिए वो काम आती है, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो दोस्तों, वैसे तो इंडिया के हर स्टेट में लैंड यानी कि भूमि संबंधित जो भी डेटा होता है कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, किसके नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन है, कब वो जमीन किसको बेची गई थी, कब वो जमीन किसके द्वारा खरीदी गई थी, ये सारा डेटा कहां पर होता है? ये सारा डेटा कायदे से देखें तो तहसील में। तहसील का काम क्या है? तहसील का काम जमीन संबंधित काम होता है। और फिर तहसील वाले वो सारा डेटा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके वहां पर कलेक्ट करके जमा करवा देते हैं। तो ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट में आज के समय में एक वेबसाइट होती है, एक पोर्टल होता है, जहां पर उस स्टेट के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं और उनकी जितनी भी जमीनें हैं उसका पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सरकार का भी ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड के लिए उन्होंने भी एक वेबसाइट, एक पोर्टल बनाया हुआ है। आपको चुनाव करना है कि वो कौन सा है। क्या उसका नाम एमपी भूलेख पोर्टल है? क्या उसका नाम एमपी धरित्री पोर्टल है? क्या उसका नाम एमपी धरानी पोर्टल है? या उसका नाम एमपी पट्टा चिट्टा पोर्टल है? ठीक है। अब इसमें से सारे नाम कोई भी गलत नाम नहीं है कि आप सोचो कि सर एवं ही कुछ भी नाम तो नहीं बना दिए। ये सारे वो नाम हैं जो कहीं ना किसी स्टेट के ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड के नाम हैं। इसमें से आपको मैंने कंफ्यूजन के लिए सबके आगे एमपी जरूर लगा दिया। आपको सही जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। आप में से जो लोग भी जमीन के काम वगैरह करते हैं या कभी आपने रूबरू उन काम से किया है तो आपको जरूर पता होगा, मध्य प्रदेश का भूलेख पोर्टल है और मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी जमीन है उनका जितना भी रिकॉर्ड है वो सब इस वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया है, जिससे मैनेजमेंट करने में काम को बहुत ही सरलता होती है, कागजी वर्क खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं निम्नलिखित में से वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा राज्य है जहां सबसे पहली बार साइबर तहसील बनाई गई। क्या बनाई गई? साइबर तहसील। दोस्तों साइबर शब्द सुन के भावुक मत हो जाना कि साइबर का मतलब साइबर क्राइम सुना है हमने, नहीं, यहाँ पे कोई अपराध की बात नहीं हो रही। साइबर का मतलब है रिलेटेड टू इंटरनेट। तो आप इसको ई तहसील भी कह सकते हो, मतलब सरल शब्दों में। वैसे तो इसका नाम साइबर तहसील है। साइबर तहसील का मतलब क्या है कि तहसील के अंदर जमीन जायदाद का जो भी कामकाज होता है वो सब क्या हो जाए? ऑनलाइन हो जाए। अक्सर तहसीलों में सारा काम लिखा पढ़ी पे ही होता है, तो तहसील का सारा काम क्या हो जाए? ऑनलाइन हो जाए। कोई विवाद है ऑनलाइन ही उसका निपटारा हो जाए। तो कौन सा वो स्टेट है जिसने सबसे पहली बार भारत में साइबर तहसील के कॉन्सेप्ट को शुरू किया दोस्तों? तो उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। जी हां, याद रखिएगा एमपीपीएससी में जितने भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें मध्य प्रदेश विकल्प में होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा मध्य प्रदेश ही सही हो। यहां तो हमारा टॉपिक ही एमपी के रेफरेंस में चल रहा है, तो आप समझ जाओगे, आसानी से टिक लगा सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट मत समझ लेना एमपीपीएससी में जितने भी प्रश्न एमपी के ऑप्शन के आएंगे उसमें एमपी ही ठीक होगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो साइबर तहसील सबसे पहली बार किस स्टेट में चालू की गई? मध्य प्रदेश में। कॉन्सेप्ट का मीनिंग इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। मध्य प्रदेश के अंदर एक और सिस्टम चलता है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LSK। क्या कहते हैं? LSK यानी कि लोक सेवा केंद्र। लोक सेवा केंद्र मतलब वही सेम, जब मैं आपको कुछ देर पहले एक एक्ट पढ़ाया था, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, है ना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम,
कि लोगों को सर्विसेज मिलेंगी, इस बात की गारंटी दी जा रही है। किसके द्वारा? इस एक्ट के द्वारा। और ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट सबसे पहली बार हिंदुस्तान में किसने बनाया था? मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया था। तो दोस्तों ऐसे ही लोक सेवा केंद्र होते हैं। ये केंद्र क्या है? यहां पर भी व्यक्ति अपनी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई समाधान के लिए पहुंचता है। किसी की आधार कार्ड की समस्या है, किसी की वोटर आईडी कार्ड की समस्या है, किसी के राशन कार्ड की समस्या है, किसी के आयुष्मान कार्ड की समस्या है। तो ऐसी जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, इनसे संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो व्यक्ति कहाँ जाता है? लोक सेवा केंद्र जाता है। अब लोक सेवा केंद्र में जाओ, लाइन में लगो, अपनी लिखा पढ़ी करो, तो काम में काफी डिले हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया था दोस्तों? लोक सेवा केंद्र के अंदर जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो सर्विसेज दी जाती हैं, क्या हो कि वो अगर आपको कॉल के माध्यम से ही मिल जाएं और आपको लोक सेवा केंद्र पर जाना ही ना पड़े। सोचिए कितनी अच्छी बात है। तो इसकी सुविधा भी मध्य प्रदेश सरकार ने करवा दी थी। और इस योजना का नाम क्या रखा था? सीएम जन सेवा योजना। तो सीएम जन सेवा योजना कोई एक नई चीज को लॉन्च नहीं कर रहा। सीएम जन सेवा योजना क्या कर रहा है कि लोक सेवा केंद्र पर जाके जो हमको सुविधाएं मिलती थी, अब वो सारी सुविधाएं हमको कॉल के माध्यम से मिल जाएंगी। इस योजना का नाम याद रखिएगा। लेकिन ये चालू कब से हुई, ये प्रश्न आपको यहां पर इसका जवाब देना है। क्या ये 2018 में चालू हुई, क्या 2019 में, या 20 में, या 21 में? तो दोस्तों आप ये कह दो कि सरकार ने ऐसा किया कि अब जो लोगों की समस्याएं हैं उनका जो निपटारा है वो 2020 फॉर्मेट में किया जाएगा, यानी कि फटाफट कॉल पे। तो उससे आपको 2020 याद रहेगा। इसका जो सही आंसर है वो है 2020। सीएम जन सेवा योजना को सन 2020 में दोस्तों लॉन्च किया गया था। और इसके माध्यम से लोक सेवा केंद्र की जो सुविधाएं हैं वो आपको घर बैठे कॉल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए वो भी कृषि क्षेत्र के लिए कुछ भलाई का काम किया। वो क्या था कि देखो, किसान क्या होते, किसानों को अपना जो अनाज बेचना है या उनकी जो उपज है उसको बेचना है, तो उसका एकमात्र जो ऑप्शन होता था वो मंडियां होता था। सरकार की जो मंडियां होती हैं वहां पे जाके सामान बेचो, ठीक है, अपना जो है जो भी आपने फसल करी है उसे बेचो। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा ऐप तैयार किया जिसके माध्यम से जो किसान है वो इन मंडियों के अलावा भी और भी दूसरी जगहों पर अपना सामान बेच के ज्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, आइए देखते हैं। एमपी किसान द्वार, एमपी फार्म गेट, एमपी कृषि गेट, या एमपी अनाज द्वार। तो दोस्तों जो इसमें सही उत्तर है वो है एमपी फार्म गेट। इस ऐप को लॉन्च किया गया और इस ऐप के माध्यम से आज के टाइम पे जो किसान है, जो फार्मर है, वो सिर्फ और सिर्फ मंडियों तक सीमित नहीं है, वो मंडियों के अलावा भी और भी जगह जाके अपने अनाज को बेच के अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट जो है दोस्तों कमा सकता है। ओके, ठीक है। तो एमपी फार्म गेट ऐप को नाम को आप याद रखिएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में आपको हर क्षेत्र कवर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लोक सेवाएं, है ना, और रोड का सिस्टम, सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आपके स्टेट में सुशासन हो सकता है, गुड गवर्नेंस हो सकती है दोस्तों। अब देखिए, अब स्वास्थ्य क्षेत्र आ गया दोस्तों। लेबोरेटरीज का नाम आप सभी ने सुना है। लेबोरेटरी क्या करती है? आप खून की जांच करा के आए। आज के टाइम पे सुविधाएं अच्छी हैं, प्राइवेट लेबोरेटरी में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। आपको फटाफट मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है। आज आप टाटा एमजी ऐप डाउनलोड करिए, उससे अपना हेल्थ चेकअप बुक करिए, घर पे आएगा, ब्लड सैंपल लेके जाएगा, आपको ऐप पर रिपोर्ट आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन सरकारी अस्पताल जो हैं और सरकारी जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट जितनी भी लेबोरेटरीज हैं वहां पर जितनी भी जांचें हो रही हैं उसका सब कुछ ऑनलाइन डेटा जो पेशेंट है उसको मिलता रहे, ताकि उसकी सुविधाजनक काम हो जाए। तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं, जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, यहाँ पर लेबोरेटरीज का तात्पर्य स्वास्थ्य क्षेत्र से है, हेल्थ सेक्टर से, याद रखिएगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो इन लेबोरेटरीज के बेहतर प्रबंधन के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए एमपी गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। उसका नाम आपसे यहां पे पूछा है LMIS, LTFS, LMMC और LKIM। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं।
लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि मैंने ये विचार बनाया था दोस्तों कि ये जो सीरीज चला रहा हूं, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि सीरीज में जितने भी लेक्चर लाऊं मैं आपको उसमें क्वेश्चन करवाऊं। क्योंकि मैं वो रिपोर्ट अभी आपके सामने ओपन कर लेता, इससे पहले मैंने एक जिला एक उत्पाद लेक्चर नंबर 12 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पढ़ाया था। वहां पर क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं आपको डायरेक्टली जो पीडीएफ थी गवर्नमेंट की वहां से दिखा सकता था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन बनाने पड़े हैं। तो अगर मैं रिपोर्ट आपके सामने ओपन कर लेता तो आपको बेहतर तरीके से समझ नहीं आ पाता कि क्वेश्चन कहां से आएगा। तो यही इसीलिए प्रयास है कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार समझा क्यों रहा हूं, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको विद एग्जाम्पल वो सुनना ही पड़ेगा कि साहब ये काम कर कैसे रहा है, इसका एक्चुअल में इनपुट क्या है देश के अंदर, सॉरी एमपी के अंदर। तो लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, याद करो जब मैंने रोड्स वाला क्वेश्चन पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश में रोड्स के मैनेजमेंट के लिए कौन सा सिस्टम है, तो वो क्या था, रिम्स, रोड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो वहां पे इंफॉर्मेशन शब्द पहले था, यहां पर है लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहां पर इंफॉर्मेशन शब्द बाद में है। ठीक है, बहुत बारीक से डिफरेंस है, याद रखिएगा। अगर आप गूगल पे LMIS डालोगे तो आपको ऊट पटांग फुल फॉर्म मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा हमको एमपी के रेफरेंस से पढ़ना है, एमपी की सुशासन रिपोर्ट के रेफरेंस से पढ़ना है, तो हमको वही पढ़ना पड़ेगा जो उसमें पीडीएफ में लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया बढ़िया काम। यहां पर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आइए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया गया था जहां पर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाएगा। काय के लिए ट्रेन किया जाएगा? ताकि वो अधिकारी मध्य प्रदेश के अंदर ई गवर्नेंस को, यानी कि ई सुशासन को या ई शासन को बेहतर तरीके से लागू कर सकें। दोस्तों अगर आपको गुड गवर्नेंस करनी है ना, तो आपको ई गवर्नेंस से ताल मिलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके शासन में ई का इनपुट नहीं है, मतलब ऑनलाइन नहीं है, अगर आपका शासन, आपके शासन में अगर इंटरनेट का कोई जगह ही नहीं है, तो आप कभी भी आज के समय पर गुड गवर्नेंस कर ही नहीं पाओगे। शर्त लगा लो, आज के जीवन में से सरकारी दफ्तरों में से इंटरनेट हटा दो तो सोचो कितना सारा काम अटक जाएगा। और अगर आपको सरकारी हर काम इंटरनेट पर डालना है, हर चीज को ई उसके आगे लगाना है, ई गवर्नेंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां के जो अधिकारी हैं उनको भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। अचानक से वो फिर कैसे अडेप्ट कर पाएंगे? तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट दोस्तों चालू किया गया था? क्या इसका नाम ई प्रशिक्षण था? क्या इसका नाम ई दक्ष था? क्या इसका नाम ई सुशासन था? या इसका नाम एमपी ज्ञानदूत था? तो दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल होने की आपको जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की। इसका जो सही आंसर है वो है ई दक्ष। ई दक्ष उस प्रोजेक्ट का नाम था जिसके अंतर्गत अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो मध्य प्रदेश के अंदर ई गवर्नेंस को बेहतर तरीके से लागू कर पाए। दोस्तों एमपी ज्ञानदूत ये जो विकल्प है, मुझे लगता है यहां से भी प्रश्न बन सकता है। एमपी ज्ञानदूत भी एक तरीके का प्रोजेक्ट था, एमपी ज्ञानदूत भी एक तरीके का क्या है, प्रोजेक्ट था, जिसे स्टार्ट किया गया था। क्यों? ताकि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। और इसको सबसे पहले धार जिले में यूज किया गया था। कहां यूज किया गया था? इसको सबसे पहले धार डिस्ट्रिक्ट में यूज किया गया था। और इसे सन नहीं, रुक जाओ, एक काम करो, आपको आज 2 क्वेश्चन देते हैं। आपको पहले तो यह पता लगाना है कि कृषि कर्मण अवार्ड भारत सरकार ने कब लॉन्च किया, और अब एक ये भी पता लगा के लाना कि एमपी ज्ञानदूत क्या है। ग्रामीण इलाके में टेक्नोलॉजी पहुंचाना, सबसे पहली बार धार जिले में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आपको यह पता लगा के आना है कि एमपी ज्ञानदूत प्रोजेक्ट को कब चालू किया गया था। तो आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक ही लाइन में लिख देना कॉमा लगा के कि कृषि कर्मण अवार्ड स्टार्टेड इन ईयर दिस और एमपी ज्ञानदूत इस वर्ष में शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा हुआ हमने आंसर नहीं बोला,
कम से कम इससे ये तो पता चलेगा कि आप में से कितने एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सीरियसली इस लेक्चर को देखते हैं, क्योंकि जवाब वही देंगे। तो ई दक्ष इस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी प्रश्न है, खत्म नहीं हो रहे हैं अभी प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जितनी भी मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत हैं, अब उन ग्राम पंचायतों का बहुत सारा डेटा होता है, उन सबको भी हमको ऑनलाइन लेके आना जरूरी है ताकि सारी ग्राम पंचायतों का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर आ सके। तो इन सभी ग्राम पंचायतों के बेहतर मैनेजमेंट के लिए, बेहतर प्रबंधन के लिए, और बेहतर मैनेजमेंट कब हो सकता है? जब आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करो, एक वेबसाइट तैयार करो, एक ई प्लेटफॉर्म आप तैयार करिए। तो मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत हैं, इनके बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट चालू किया गया था? क्या इसका नाम पंच प्रबंध 2005 में, क्या पंचशील 2005 में, क्या पंचलेखा 2005 में, या पंचदूत 2005 में? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है पंचलेखा। तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों के बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर प्रबंधन के लिए और उनका संबंधित डेटा को ऑनलाइन लेके आने के लिए 2005 में, सोचिए उस जमाने में, पंचलेखा प्रोजेक्ट को चालू किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छी पहल थी दोस्तों ये, और जिस साल में चालू किया गया है वो देखते हुए इसकी महत्वता और ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद स्लाइड खत्म हो गई है। देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां तक बेसिक एमेनिटीज यानी कि बुनियादी सुविधाओं को इंप्रूव करने के लिए, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर से बेहतर दी जा सकें, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया था, एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया था, ताकि ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो फटाफट में उपलब्ध हो सकें। तो इसके लिए कौन सा ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया था? ऑप्शन है अग्रिम, परख, तेज, या फिर गतिमान। तो दोस्तों जो इसमें सही उत्तर है वो है अग्रिम। क्या है? अग्रिम। ठीक है, तो अग्रिम है, परख है, तेज है और गतिमान है। तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, गतिमान या तेज या परख, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो सही ऑप्शन है वो है अग्रिम। मतलब मैंने ऑप्शन ऐसे बना दिया कि यार इनफैक्ट मुझे पर्सनल अभी डाउट हो रहा है कि यार इसका सही ऑप्शन क्या था। हो जाता है ऐसे क्रिएट, क्योंकि जब मैं ऑप्शंस बनाता हूं तो उनको ज्यादातर उसमें ऐसे नाम डिजाइन करता हूं जो वास्तविकता में कहीं ना कहीं चल रहे हैं, ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बना देते हम। एक क्वेश्चन ने यार मुझे घुमा दिया यार, मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन अग्रिम ही अग्रिम ही होना चाहिए। अगर देखो, अगर इसके ऑप्शन में कोई बदलाव हुआ तो जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहला कमेंट मेरा ही मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा कमेंट नहीं मिला तो मतलब जो अग्रिम नाम का प्रश्न है वो यही सही है। ठीक है, और अगर आपको मेरा कमेंट मिल गया तो समझ जाना कि इसमें मैंने कोई सुधार किया है, बिकॉज ना जाने क्यों मैं अग्रिम और परख में कंफ्यूज होने लगा यार, मतलब खतरनाक हो गई कहानी। बट यस, 99% तो मैं अभी अग्रिम के साथ ही जा रहा हूं, है ना। तो एमपी ज्ञानदूत और ये अग्रिम में आप कंफ्यूज मत होना। क्यों कंफ्यूज मत होना, मैं उसका आपको इलाज बताता हूं। क्योंकि जो एमपी ज्ञानदूत है उसका मकसद क्या है कि ग्रामीण इलाकों में टेक्नोलॉजी को लेके आना, और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, अग्रिम जो प्रोजेक्ट है ये क्या कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जो बेसिक सुविधाएं हैं उनकी डिलीवरी फटाफट करवाना, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो या वो प्रशासन संबंधित हो, सबको फटाफट करवाना। तो ये सारा काम किसके अंदर में करवाया जाएगा? अग्रिम नाम के सिस्टम में करवाया जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ फिर ये जो वीडियो है आज की समाप्त होती है। आई होप कि आज इस लेक्चर के अंदर ये जो गुड गवर्नेंस इन एमपी वाला जो टॉपिक है ये आपका बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसमें समझ में आया हो, हर टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, उनको बताइए कि जी हाँ, एक व्यक्ति ऐसा है जो कम समय में बड़ी सटीकता से आपके लिए वीडियोस जो है लेके आ रहा है। तो आपका जो सपोर्ट है वो मुझे ज़रूर जो है मोटिवेट करेगा आगे फर्दर काम करने के लिए।
और जैसे ही आप प्रीलिम से फ्री हो जाएं तो याद रखिएगा कि हमारे ऐप पर ऑफलाइन क्लासेस पर आधारित ऑनलाइन कोर्स चलता है कंप्लीट मेंस का, जहां पर पिछले साल 2023 में हमने 800 लेक्चर कवर करवाए थे। इस बार हमने लेक्चर की संख्या को थोड़ा सा कम रखा है ताकि वो जल्दी से कंप्लीट हो सके, लेकिन सिलेबस की जो कंप्लीशन है वो उतना ही रखा है कि कम लेक्चर में कैसे हम आसानी से ज्यादा सिलेबस को पूरा वर्ड A to Z वर्ड्स के साथ जो है हम कंप्लीट कर सके। तो ये कोर्स लगातार ऐप पर उपलब्ध है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसमें मौजूद हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जब मर्जी जो लेक्चर अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं विथ 2 years ऑफ वैलिडिटी। तो अच्छे से अपना प्रीलिम्स दीजिए और उसके बाद मेंस की तैयारी में जुट जाइए, या तो आ जाइए हमारे पास इंदौर में या फिर ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, और अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे। टेक केयर।